Good morning, students. In the previous class, we have discussed about the frequency distribution of different types of series. We have discussed different types of series, and we have seen that how frequency is distributed, how frequency is presented in different types of series. Now, today we are going to discuss the bivariate frequency distribution. Okay. Actually, there are two types of frequency distribution when we discuss in terms of variables. One is bivariate and second one is univariate. ठीक है, जब आप वेरिएबल के टर्म्स में देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का होता है, एक बाइवेरिएट, दूसरा यूनिवेरिएट. तो यूनिवेरिएट हम लोग उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे जिसमें केवल एक वेरिएबल के ऊपर में फ्रीक्वेंसी को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. यदि आपको दो फ्रीक्वेंसी यूज किया गया है तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइवेरिएट. बाय मीन्स टू हियर, यूनि मीन्स वन. सो वी स्टडीड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल. ठीक है, सच फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस आर आल्सो नोन एज यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस. अभी तक हम लोग जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किए कोई भी सीरीज का, तो वहाँ पे एक ही वेरिएबल के ऊपर में किए. जैसे आपको किसी में मार्क्स था, किसी में आपको एजेज था, ठीक है, किसी में वेजेज था, किसी का वेज की बात कर, सैलरी की बात कर रहे थे किसी लेबर का. तो ये सब क्या है, केवल एक वेरिएबल की बात कर रहे हैं, या तो सैलरी की या फिर मार्क्स की या फिर एज की. तो इसको हम लोग बोलते हैं ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे केवल एक वेरिएबल को यूज किया गया हो, उसको बोलेंगे यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस. There may be a situation when it is necessary to classify data simultaneously according to two characteristics. ऐसा भी हो सकता है कि आपको फ्रीक्वेंसी आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना हो और आपको दो कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर में, ठीक है, यानी कि दो वेरिएबल्स को यूज करना पड़े. यदि दो वेरिएबल्स को आपको यूज करना पड़े कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दो वेरिएबल से रिलेटेड हो, तो उसको हम बोलेंगे आपको बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. When the data is classified on the basis of two variables, the distribution is known as bivariate frequency distribution or two-way frequency distribution. Now, another name of bivariate frequency distribution is two-way frequency distribution. It is very obvious. Bi means two here, therefore two word is used here. For example, weights and heights of a group of individuals, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन टू सब्जेक्ट्स etc. जैसे आपको यदि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको जनरेट करना हो और वह वेट्स एंड हाइट्स ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उसका हाइट एंड वेट दोनों को यदि आपको मेजर करना हो और आप एक ग्रुप का यदि सीरीज, एक ग्रुप का यदि आप सीरीज में उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे एक क्लास कॉमर्स का जो हर एक स्टूडेंट्स उसका वेट एंड हाइट उसके ऊपर में यदि आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो ये आपको एक एग्जांपल है बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का. उसी तरह से मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन टू सब्जेक्ट्स, मार्क्स तो लाया है लेकिन मार्क्स जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं कितना सब्जेक्ट का, दो सब्जेक्ट्स का यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हो गया बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ना इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग जो है समझते हैं. Now following figures give the ages of 20 newly married couples in a year. Represent the data by frequency distribution bivariate. ये आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको 20 न्यूली मैरिड कपल्स इन अ ईयर, यहाँ पे आपको 20 मैरिड कपल्स का यहाँ पे डेटा को आपको रखा गया है. रिप्रेजेंट द डेटा बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाइवेरिएट. यहाँ पे आपको डेटा को जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको यहाँ प्रेजेंट करना है. बाइवेरिएट ऑब्वियसली यहाँ पे आपको दो बाइवेरिएट होगा, दो वेरिएबल्स हैं, एक है एज ऑफ हस्बैंड्स, दूसरा है एज ऑफ वाइफ्स. तो इसीलिए ये आपको हो गया बाइवेरिएट. ठीक है, टू वेरिएबल्स यहाँ यूज है, पहला है एज ऑफ हस्बैंड्स, दूसरा एज ऑफ वाइफ्स. इसको प्रेजेंट करना है एक सीरीज में. तो चलिए इसको हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे देखते हैं. सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जो एज है वो कौन कौन सा है.
कौन कौन सा रेंज का एज है आपको, ठीक है। तो उसको हमको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि बहुत सारा एज यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो आप देख लीजिए, एक 24 है, आपको 26 है, 27 है, 25 है। पहले आपको एक एज को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे अलग अलग जो एज है उसको सेलेक्ट करना है। 28 है, 24, 27 और बाकी, हाँ। अब देखिए, एज ऑफ हस्बैंड्स में आपको हमको लग रहा है बस यही है, इससे आगे का आपको रेंज नहीं है। यानी कि 24 से लेकर के 28 तक, 24, 25, 26, 27, 28। तो 24 से लेकर के एंड 28 तक यही आपको एज ऑफ हस्बैंड्स है। हस्बैंड्स का एज आपको यही इसी ग्रुप में है, इससे नीचे इससे ज़्यादा नहीं है। अब एज ऑफ वाइफ्स देखिए, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है। बाकी और कोई अलग एज है? नहीं नहीं नहीं, और नहीं है बस। और एज ऑफ वाइफ्स है वो है आपको 17 से लेकर के 20 तक, 17 से लेकर के 20 तक, 17, 18, 19, 20। बस इसी को जो है आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दोनों में आप देख सकते हैं, बस वही है, यही एज का जो है अलग अलग वेरिएशंस है। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि जो हस्बैंड है उसका एज क्या है आपको 24 से लेकर के 28 तक, और एज ऑफ वाइफ्स क्या है 17 से 20 तक। बस इसको हम लोग प्रेजेंट कर देंगे आपको टेबल में, ठीक है। इस टेबल में आप देखेंगे कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स को एक ही टेबल में प्रेजेंट किया गया है। तो एक को यहाँ प्रेजेंट किया गया है कॉलम में एज ऑफ हस्बैंड्स, और दूसरा एज ऑफ वाइफ्स को रो में प्रेजेंट किया गया है। एज ऑफ हस्बैंड्स को इस कॉलम में आपको प्रेजेंट किया गया है एंड एज ऑफ वाइफ्स को इस रो में प्रेजेंट किया गया है। तो इस तरह से आपको एक टेबल बनाना है। जब भी बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी की बात होगा तो आप इस तरह का टेबल बनाएंगे। यहाँ पे फिर आप जो एज है उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे आपको असेंडिंग ऑर्डर में है, ऊपर से नीचे की तरफ जब हम लोग आते हैं असेंडिंग ऑर्डर में 24, 25, 26, 27, 28। यही आपको जो है वेरिएशंस था एजेज में, यही अलग अलग आपको एज ग्रुप था। एज ऑफ वाइफ्स में क्या है आपको इसको इस तरह से आप असेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट करेंगे। 17 पहले, फिर 18, फिर 19, फिर 20 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको देखना है कि जो हस्बैंड जिसका एज आपको 24 है, ठीक है, जिस भी हस्बैंड का एज 24 है उसका वाइफ जो है किस रेंज में है, किस एज का है। जिस भी हस्बैंड का एज 24 है उसका जो वाइफ है वो किस एज का है। तो हम लोग देखते हैं कि 17 में कितना है, 18 में कितना है, 19 में कितना है, 20 में कितना है, इसको देखना है। तो चलिए हम लोग पिछला टेबल पे यहाँ पे देखिए, जिसका एज क्या था पहले में 24 था, ठीक है। तो ये आपको एक 24 वाली मिल गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ भी 24 वाले हैं, और कहीं है 24, और कहीं नहीं है, ठीक है। तो आपको जिस हस्बैंड का एज 24 है उसका एक का वाइफ है 17 और दूसरा का वाइफ है 18 ईयर्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 17 में एक लाइन आप ड्रॉ कर देंगे और 18 में एक लाइन को आप ड्रॉ कर देंगे, बाकी में आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 1 प्लस 1 2, टोटल फ्रीक्वेंसी हो गया 2। उसी तरह से आप 25 में देखिए, हम लोग अब 25 जो जिस हस्बैंड का एज है उसका वाइफ्स का एज क्या है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए 25 एक यहाँ पे है, फिर यहाँ भी है 25, यहाँ भी है 25, एक यहाँ है, एक यहाँ है 25, बस इतना ही है। तो यहाँ देखिए कि 25 जिस हस्बैंड का एज है उसका जो वाइफ का एज है 17 आपको 2 बार रिपीट हुआ है, नहीं 3 बार रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स। 17 इज रिपीटेड 3 टाइम्स। तो 1 2 3 25 वाले में हम लोग 3 ड्रॉ करेंगे,
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 18 जो है आपको एक बार रिपीट हुआ है, तो 18 वाले में एक हम लोग लाइन को ड्रॉ करेंगे और 19 एक है, तो 19 में एक ड्रॉ करें, यानी कि 17 में 3 है, 18 में एक है, 19 में एक है। इसको हम लोग उस टेबल में प्रेजेंट करेंगे। जिसका एज 25 है, जिस हस्बैंड का, उसका वाइफ जो है 3 जो है 17 में थी, एक 18 में, एक 19 में, सब मिला के हो गया 3 + 1 4 + 1 5 फ्रीक्वेंसी हो गया। तो इस तरह से इसको जो है प्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से आप 26 में, 27, 28 में सभी में देखेंगे, सभी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे तो यहाँ टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। और फिर ये सभी इंडिविजुअल आप ऐड कर सकते हैं। 20 में कितना है फ्रीक्वेंसी, तो 3, 19 में कितना है 6, 18 में 6 एंड 17 में 5। इस तरह से आप इसको बाय वेरिएट फ्रीक्वेंसी को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, सो now till now we have discussed about the organization of data। हम लोग केवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखे हैं, बल्कि उससे पहले हम लोग कलेक्शन ऑफ डेटा देखे, जो कि पहला स्टेप था कलेक्शन ऑफ डेटा। उसके बाद फिर हम लोग देखें क्लासिफिकेशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। नाउ नेक्स्ट जो स्टेप है जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं वो है आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हम लोग आज जो है पढ़ने वाले हैं। नो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नो जो डेटा आप कलेक्ट किए हैं, चाहे वो आपको प्राइमरी सोर्स से हो या फिर सेकेंडरी सोर्स से हो, चाहे आप डिफरेंट मेथड्स यूज किए हो, वो हो सकता है कि आपको सैम्पल मेथड है या फिर सेंसस मेथड है, ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड डिफरेंट वेज टू कलेक्ट द डेटा। डेटा को उसको हम लोग क्लासीफाई कर दिए, उसको एक फॉर्म में उसको हम लोग लाए, एक साइंटिफिक वे में उसको हम लोग एक ग्रुप बना दिए उसको। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको टास्क है वो है आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा एनालिसिस में या फिर सर्वे में, रिसर्च में जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको वर्क होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यदि आपका डेटा आप सही ढंग से प्रेजेंट नहीं किए हैं तो फिर वो आपको उसको समझना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, या फिर एक सही तरीका से, एक सही वे में यदि आप उसको प्रेजेंट नहीं किए हैं तो वो आपको इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, ऑडियंस जिसको आप दिखा रहे हैं, स्पेक्टेटर्स जिसको आप दिखा रहे हैं डेटा को, वो हो सकता है कि उससे आपको अट्रैक्ट ना हो, उसको वो इफेक्टिव ना हो, उसको समझ में ना आए। सो देयर फॉर डिफरेंट वेज ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आर देयर। बहुत तरह से डेटा को प्रेजेंट किया जाता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। जनरली देयर आर 3 types of presentation of data. One is tabular presentation, second one is diagrammatic presentation, third one is graphic presentation. Tabular presentation of data, diagrammatic presentation of data and graphic presentation of data, ये 3 ways से हम लोग जनरली डेटा को प्रेजेंट करते हैं। एक टेबल के फॉर्म में, टेबुलर प्रेजेंटेशन में क्या होता है, डेटा को प्रेजेंट किया जाता है एक टेबल के फॉर्म में। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में क्या होता है, एक डायग्राम के द्वारा उसको प्रेजेंट किया जाता है। और थर्ड क्या है, ग्राफ के द्वारा इसको डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। तो इसको अब हम लोग जो है 1 by 1 देखने जा रहे हैं। हर एक का आपको चैप्टर वाइज हम जो है डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। नो सबसे पहले आपको है टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देयर आर 4 मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। दे आर टेक्स्ट प्रेजेंटेशन, it is a descriptive form of presentation of data written in paragraphs. It is not very effective method. ना एक बहुत ही सिंपल मेथड जिससे हम लोग डेटा को प्रेजेंट करते हैं वो है टेक्स्ट प्रेजेंटेशन। डेटा को हम लोग जो है टेक्स्ट के द्वारा हम लोग प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसको लिख करके हम लोग प्रेजेंट करते हैं डेटा को। टेक्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को चूँकि हम लोग डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, तो हालांकि ये जो आपको पहला मेथड है टेक्स्ट प्रेजेंटेशन, लेकिन इसको हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने नहीं, इसका जो है अलग से सेपरेट चैप्टर आपको डिस्कशन के लिए यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है। तो ये आपको सबसे सिंपल होता है, जिसमें हम लोग जो पैराग्राफ लिखते हैं, आपको इंग्लिश में या हिंदी में आप जो है लिखते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। सो इट इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव मेथड। इस मेथड को आपको इफेक्टिव नहीं माना गया है, क्योंकि आदमी के पास उतना टाइम रहता नहीं है, और कोई भी आज चूँकि इसमें जो है आपको टाइम ज़्यादा लगता है। कोई चीज़ को समझने के लिए आप हर एक टेक्स्ट को आप पढ़िए, फिर टेक्स्ट को समझिए। ठीक है, जो स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है उसको पढ़ करके समझिए।
और आदमी के पास उतना टाइम होता नहीं है कि आदमी जो है लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ को जो है पढ़ेगा, फिर डेटा को समझेगा। जनरली ये ह्यूमन नेचर होता है, आदमी चाहता है कि जल्द से जल्द कोई चीज़ को जो है समझ ले, जल्द से जल्द कोई चीज़ को देख करके जो है उसका अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो इसीलिए टेक्स्ट प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव नहीं माना गया है, क्योंकि इसमें जो है आपको टाइम आपको काफ़ी लगता है इसको समझने में, और ये जो है आपको आप अट्रैक्टिव आपको नहीं होता है। नेक्स्ट है सेमी टेबुलर प्रेजेंटेशन। डेटा इज प्रेजेंटेड बोथ थ्रू टेबल्स एंड पैराग्राफ्स। इट इज यूजफुल व्हेन फिगर्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंपेयर्ड अलोंग एक्सप्लेनेशन। सेकेंड जो मेथड है वो है सेमी टेबुलर प्रेजेंटेशन। इसमें आपको टेबल का यूज किया जाता है और साथ में आपको टेक्स्ट का भी यूज किया जाता है। तो यदि आपको टेक्स्ट एंड टेबल दोनों को यूज किया गया है, या फिर कोई फिगर्स को यूज किया गया है एंड टेबल को यूज किया गया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेमी टेबुलर प्रेजेंटेशन। यानी कि जो डेटा को प्रेजेंट किया जा रहा है वहाँ केवल टेबल नहीं है, बल्कि टेबल के अलावा जो है आपको दूसरा फॉर्म भी है, या तो टेक्स्ट है या फिर आपको फिगर्स है। ठीक है, तो हम लोग बहुत बार आप देखते होंगे कि किसी टेबल को प्रेजेंट करने के लिए उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहता है आपको टेक्स्ट में, स्टेटमेंट्स में, डिफरेंट लाइन्स में। तो ये आपको एक सेमी टेबुलर प्रेजेंटेशन आपको इसको हम लोग बोल सकते हैं। इट इज़ यूजफुल व्हेन फिगर्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंपेयर्ड अलोंग एक्सप्लेनेशन। और ये आपको काफ़ी यूजफुल होता है किस केस में, जब टेबल के साथ साथ जो है उसका एक्सप्लेनेशन किया गया हो। जो टेबल में जो डेटा को प्रेजेंट किया गया है उसका जो है एक कंपेरिजन, एक एनालिसिस को प्रेजेंट किया गया हो, उसको हम लोग बोलते हैं सेमी टेबुलर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आ गया टेबुलर प्रेजेंटेशन। इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ numerical data in columns and rows in accordance with some important features or characteristics. Now tabular presentation of data, टेबल एक्चुअली टेबुलेशन है क्या, या फिर टेबल प्रेजेंटेशन है क्या, इसको जो है जानना जरूरी है। हम सभी जो है टेबल से डील करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि हम लोग टेबल के बारे में आज क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, हम लोग टेबल को बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, टेबल को हम लोग बुक में देखते हैं, बहुत सारा टेबल्स रहता है, उसमें डेटा रहता है। तो ये क्या है? इट इज सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन कॉलम्स एंड रोज। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स है टेबल का वो है कॉलम्स एंड रोज। यदि कॉलम्स एंड रोज यदि आपको नहीं रहेगा किसी टेबल में, तो वो टेबल नहीं हुआ। तो याद रखना कि इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, जो वर्टिकल आपको सेल्स रहता है, वर्टिकल बार्स को, एंड जो आपको हॉरिजॉन्टल जो लाइन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रोज। तो जो टेबल होता है उसका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स होता है वो आपको होता है कि इट इज़ प्रेजेंटेड इन द फॉर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स इन अकॉर्डेंस विथ सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो डेटा प्रेजेंट रहता है टेबल में, ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे डेटा को प्रेजेंट कर दिया गया है। एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर में, एक कॉमन फीचर्स के ऊपर में आपको डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। यानी कि जो आपका टेबल है उसका कॉलम से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि उस कॉलम में किस टाइप का डेटा आपको है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यदि आप एक टेबल प्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स का इन्फॉर्मेशन है, तो पहला आप लिख सकते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट्स, पहला कॉलम, दूसरा है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक टेबल है उसमें दो कॉलम है, पहला है नेम, दूसरा है मार्क्स। तो ये जो कॉलम आपको पहला कॉलम जो है वो क्या शो करता है, वो यही शो करता है कि इसमें नेम स्टोर होगा। जो स्टूडेंट्स का जो नेम है वो आपको स्टोर होगा। तो नेम क्या है? नेम एक कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो इसको देखने से ही आपको पता चल जा रहा है कि कॉलम 1 में नेम स्टोर होगा। दूसरा है मार्क्स, जो सेकेंड कॉलम है दैट विल स्टोर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, द मार्क्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट्स का, मार्क्स, नेम, एड्रेस, क्लास, रोल नंबर, ये सब। तो इसीलिए बोला है कि जो टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है उसमें जो आपको कॉलम्स एंड रोज बनता है या फिर जो डेटा को वहाँ पे दिया जाता है वो एक पार्टिकुलर एक कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर में बेस्ड रहता है, वो पार्टिकुलर एक फीचर्स के ऊपर में बेस्ड रहता है। जो आपको नेक्स्ट प्रेजेंटेशन जो है पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। It is a visual form of statistical data in diagrams and graph.
जो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है इसमें क्या होता है, आपको डायग्राम्स एंड ग्राफ्स के द्वारा आपको पिक्चर्स को दिखाया जाता है, यानी कि जो आपको इन्फॉर्मेशन होता है उसको पिक्चर्स के फॉर्म में, इमेजेस के फॉर्म में या डायग्राम्स के फॉर्म में आपको दिखाया जाता है। तो पिक्टोरियल के अलावा जो आपको वीडियो प्रेजेंटेशन भी होता है, जिसको यहाँ पे शायद मेंशन नहीं किया गया, आपको बुक में नहीं है, लेकिन वो भी आपका एक इफेक्टिव वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है। हालांकि वीडियो क्या है, वीडियो इज द कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स को ही जब आप एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करते हैं, उसको आप फास्टली उसको आप शो करते, वही हो गया आपको वीडियो। सो दैट इज़ द विजुअल फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। और जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है वो आपको वीडियो फॉर्म होता है, पिक्चर्स फॉर्म्स होता है, यानी कि टेक्स्ट से अच्छा टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन से अच्छा आपको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होता है। नो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन, टेबुलेशन का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, क्या क्या आपको एम्स होना चाहिए। पहला है दे सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स डेटा प्रेजेंटेड आर इजिली अंडरस्टूड। जो आपको कम्प्लेक्स डेटा रहता है उसको टेबल के फॉर्म में यदि आप प्रेजेंट कर दिए हैं तो वो आपको बहुत ही सिंपल बन जाता है। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट्स का इन्फॉर्मेशन को यदि आप दिखाना चाहते हैं तो उसका आप कहानी लिख सकते हैं कि देयर इज वन स्टूडेंट इन क्लास कॉमर्स एंड हिज नेम इज दिस, हिज रोल नंबर इज दिस, ही हैज़ ऑब्टेन्ड मार्क्स इन इकोनॉमिक्स दैट इज दिस, ठीक है, ही हैज़ ऑब्टेन्ड मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज दिस। आप इस तरह से इसको कहानी की तरह लिख सकते हैं। तो ये एक कम्प्लेक्स हो सकता है। इसी तरह सभी स्टूडेंट्स का आप लिख देंगे, 100 स्टूडेंट्स है तो 100 स्टूडेंट्स का यदि आप उस तरह से कहानी की तरह लिख दिए तो इसको समझना काफ़ी कम्प्लेक्स हो सकता है। जो रीडर होगा वो जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन उसी चीज़ को यदि आप एक टेबल के फॉर्म में यदि आप प्रेजेंट कर दिए तो बस एक ही लुक से आदमी को पता चल जाएगा, किसी को भी जो रीडर होगा उसको एक ही बार में पता चल जाएगा कि इसमें क्या चीज़ है, कौन सा इन्फॉर्मेशन है और कौन सा स्टूडेंट जो है कितना मार्क्स लाए, उसका कितना रोल नंबर है, कौन सा क्लास है। तो यही बोला है कि डेटा प्रेजेंटेड आर इजिली अंडरस्टूड। दूसरा है दे फैसिलिटेट कंपैरिजन ड्यू टू प्रॉपर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इन डिफरेंट कॉलम्स। ये जो कॉलम्स है ये आपको एक बेस्ट आपको फीचर है, बेस्ट प्रॉपर्टी आपको टेबल का है। यहाँ पे डिफरेंट जो आपको डेटा है, डिफरेंट जो ग्रुप्स है उसको आप डिफरेंट कॉलम्स में प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपको हम बताए थे पिछला स्लाइड में कि मार्क्स और नेम ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको अलग अलग कॉलम में आप प्रेजेंट कर सकते हैं टेबल का यूज करके। और ये आपको कंपैरिजन भी आपको प्रोवाइड करता है, कंपेयर आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक टेबल बनाए जिसमें मार्क्स को स्टोर कर रहे हैं और एक कॉलम में इकोनॉमिक्स का मार्क्स है, दूसरा में मैथ्स का मार्क्स है, तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मार्क्स आया है और किस सब्जेक्ट में कम आया है। आप जो इस दोनों कॉलम को आप कंपेयर कर सकते हैं। ये जस्ट आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं। तो ये आपको एक कंपैरिजन प्रोवाइड करता है, कंपैरिजन करने का एक फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है टू इकोनॉमाइज स्पेस। ये इकोनॉमाइज स्पेस जो है ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेबुलेशन एम्स टू सेव स्पेस बाय कंडेंसिंग डेटा इन ए मीनिंगफुल फॉर्म। आप चाहेंगे तो जो आपको 10 पेज का जो इन्फॉर्मेशन है उसको सिंपल एक टेबल में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। एक कंडेंस कर देता है, एक आपको जो है कि कंप्रेस कर देता है ये आपको। जैसे आपको एग्जांपल अभी हम बताए हैं कि स्टूडेंट्स का यदि इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं, आप 100 स्टूडेंट्स का यदि इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं, उस टेक्स्ट लिख करके आप कहानी की तरह लिख रहे हैं, तो हो सकता है आपको 100 पेज आपको लगे, 100 पेज, लेकिन 100 स्टूडेंट्स का वही इन्फॉर्मेशन को एक पेज में, एक टेबल में स्टोर किया जा सकता है। तो यही आपको मेन इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो इकोनॉमाइज स्पेस यानी कि स्पेस का जो है यहाँ पे बचत होता है। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। वेरियस स्टैटिस्टिकल मेजर्स लाइक एवरेज, डिस्पर्सन, कोरिलेशन etc कैन बी इजिली बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेटा विच आर सिस्टमेटिकली टेबुलेटेड। जो टेबुलेटेड डेटा होता है, जो टेबल में जो डेटा रहता है, वो आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को फैसिलिटेट करता है, ठीक
ठीक है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, हम लोग जब डेटा को प्रेजेंट करते हैं उसके बाद उसके ऊपर जो एनालिसिस होता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, उससे जो हम लोग को कंक्लूजन निकाला जाता है, ठीक है, ये आपको टेबल एक बेस प्रोवाइड करता है। तो हम लोग डिफरेंट मेजर्स को यूज करेंगे, जैसे एवरेज निकालना, ठीक है, एवरेज निकालना, डिस्पर्सन निकालना, कोरिलेशन निकालना कि कैसे एक दूसरा से वेरिएबल जो है कोरिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, जैसे मार्क्स है और आपको सब्जेक्ट है, तो कैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है एंड मार्क्स है, तो क्या ये दोनों से जो है, क्या ये दोनों वेरिएबल्स जो है कोरिलेटेड है, तो ये सब लोग फाइंड करेंगे। या फिर कोई भी दो वेरिएबल जैसे प्राइस एंड डिमांड है, प्राइस एंड डिमांड, तो क्या प्राइस एंड डिमांड में कोई रिलेशन है, क्या प्राइस बढ़ने से डिमांड के ऊपर में कोई असर पड़ता है, तो ये सब हम लोग कोरिलेशन के द्वारा फाइंड करते हैं। उसी तरह डिस्पर्सन होता है कि जो आपको कोई वैल्यू है, ठीक है, उसका जो मीन वैल्यू से एवरेज वैल्यू से कितना वो डिस्पर्स कर रहा है, कितना जो है डेविएट कर रहा है, दूर हट रहा है, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब कुछ हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आने वाले जो चैप्टर्स है उसमें हम ये सभी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो ये आपको बेस प्रोवाइड करता है एनालिसिस के लिए टेबल। और लास्ट जो है वो है टू प्रोवाइड रेफरेंस, इट एम्स टू प्रोवाइड रेफरेंस फॉर फर्दर स्टडीज़। टेबल को हम लोग एक रेफरेंस की तरह यूज करते हैं, आगे जो हम लोग फर्दर स्टडीज़ करते हैं कोई भी चीज़ का, तो यदि आपको टेबल में डेटा को स्टोर है तो वहाँ से आप जो है रेफरेंस ले सकते हैं, वहाँ पे आप जो है उसको यूज कर सकते हैं, उसको जो है आप इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी डेटा में, जिस डेटा को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इट प्रोवाइड रेफरेंस। So these are the features of, these are the objectives of tabulations we have seen today कि what is tabulations, tabulation क्या होता है, and different types of आपको जो है presentation of data होता है, उसको हम लोग देखें कि डेटा को हम लोग किस तरह से कितना different forms में हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। Now lots of other things are there about the tabular presentation, so we will learn more about the tabular presentation of data in the coming classes. So this is all about today's class. Thank you.